हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सभी मतलब कि चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे और एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन जो आया था आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि अब की बार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आप सभी के आ सकते हैं, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज हम इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप सभी ने इसके पहले की कंक्रीट टेक्नोलॉजी की जितने मैराथन क्लास और प्रीवियस ईयर जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। रिवीजन क्लासेस थर्ड सेमेस्टर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन कीजिए। उस प्लेलिस्ट में आपको जितनी भी रिवीजन क्लासेस हुई हैं थर्ड सेमेस्टर की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो सोम की हो, चाहे वो हाइड्रोलिक की हो, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हो। सारी क्लासेस आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप अंत तक बने रहिए तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इतना तो कंफर्म है कि आपको पास तो आप आराम से हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो, और जो हम बताते हैं उसको फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आया था कि कंक्रीट के लाभ एवं हानि। अगर हम बात करते हैं इसके पहला ये जो पेपर हमारा 2022 का 2021 की अगर बात करते हैं तो उस टाइम जो क्वेश्चन पेपर आया था हमने उसका एनालिसिस किया था। उसका एनालिसिस करने के बाद बताया था वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे आया था कि डिसएडवांटेज क्या होते हैं कंक्रीट के, और यहाँ पे क्या आया था, क्या आया है यहाँ पे एडवांटेज आया। हमने बताया था कि डिसएडवांटेज आया तो एडवांटेज आएगा। ऐसे कई चीज़ें हमने बताई थी जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो लगभग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्या होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम बताते हैं चीज़ें, तो चीज़ें वो आ सकती हैं, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला कह रहा कि कंक्रीट के लाभ तथा हानि, इसमें दोनों की बात की गई है। वहाँ पे केवल हानि पूछा था, यहाँ पे लाभ और हानि दोनों पूछा गया है। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं कंक्रीट के कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन सी हानियाँ हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आप सभी ने कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो PDF है, नोट्स है, वो नहीं डाउनलोड किया तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट में से 2 पार्ट आपको करना रहता है और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 5 नंबर का होता है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लाभ एवं हानियाँ, एडवांटेज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं कंक्रीट के। जैसे हम अगर कंक्रीट के क्या करते हैं, हम ईंट का भी तो घर बना सकते हैं, स्टील का भी घर बना सकते हैं, लेकिन हम कंक्रीट का क्यों बनाते हैं, क्या फ़ायदा है जिससे हम कंक्रीट का घर बनाते हैं, उसके जगह पे हम ईंट क्यों नहीं यूज कर सकते। तो उसी के लिए लिखना है कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं अगर हम ब्रिक की जगह पे कंक्रीट का यूज़ कर लेते हैं या फिर स्टील की जगह पे कंक्रीट का यूज़ कर लेते हैं, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसलिए, ठीक। तो सबसे पहला क्या होता है, ये जो दूसरे पदार्थों की तुलना में लंबे समय तक प्रयोग की दृष्टि से मितव्ययी होता है, मतलब कि इकोनॉमिकल होता है। हम देखिए शॉर्ट में यहाँ पे लिखते हैं, आपको बस समझ जाना है कि क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने लिखा क्या, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होता है मतलब मितव्ययी होता है अन्य की तुलना में। ये नहीं अन्य की तुलना में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इकोनॉमिकल होता है बहुत सस्ता होता है, लेकिन अन्य की तुलना में सस्ता होता है, ये चीज़ कहने का मतलब है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लिख सकते हैं कि सीमेंट, जैसे क्या होता है सीमेंट होता है, सीमेंट के साथ साथ आसपास के जो हमारे
एग्रीगेट्स होते हैं उनको लेके इसको आसानी से बनाया जा सकता है, मतलब कि जो बनाया जा सकता है, मतलब आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है। ये सेकंड हो गया। थर्ड की बात करते हैं तो कंक्रीट में क्या होता है, उच्च संपीड़न सामर्थ्य, मतलब क्या होता है, ये हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं कि वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, ऐसे कई पॉइंट्स और भी होते हैं, जैसे क्या होता है कि कच्ची या नई जो मिक्स की हुई कंक्रीट होती है उसको हम किसी भी शेप में साइज में ढाल सकते हैं। तो ये भी एक, जैसे स्टील को शेप साइज में नहीं ढाल सकते किसी भी, और ईंट को भी हम किसी और भी शेप और साइज में नहीं ढाल सकते, उसको जो पहले बनी हुई है वैसे बनी हुई है। लेकिन कंक्रीट क्या होती है, इसको अगर कच्ची है, नई बनाई हुई है, अभी जस्ट मिक्स की हुई है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, किसी भी शेप साइज में मोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि मोल्डेबल होती है, शॉर्ट में दे रहे हैं, मोल्डेबल होती है, ठीक है, मोल्डेबल होती है, ठीक है, आप समझ जाइएगा आगे, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो फर्मा हम लगाते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए फर्मा बंदी को, ठीक, क्या करते हैं, फर्मा बंदी को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, ठीक है। अगर इसी में सेवंथ पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, जो कंक्रीट होता है एवं जो रेनफोर्स होता है उसका क्या होता है, तापीय प्रसार लगभग समान होता है, ठीक है। अब कंक्रीट के साथ हम क्या करते हैं, स्टील भी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो, अब ध्यान दीजिए, इसका क्या किया हमने, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, लेकिन जब कोई भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे हमको टेंशन की ज़रूरत भी पड़ती है, टेंसाइल लोड भी, टेंसाइल फोर्स भी काम करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ की भी जरूरत पड़ती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कर मतलब कि के लिए वहाँ पे हम स्टील का यूज कर लेते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं, कोई और मेटल क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इन दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो लगभग सेम होता है। इसलिए क्या कहते हैं, वहाँ पे हम कंक्रीट के साथ साथ रेनफोर्समेंट को यूज़ कर देते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि थर्मल कोफिशिएंट कितना होता है, किसका, स्टील का या फिर कंक्रीट का, लगभग सेम होता है। तो कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको हम लिख नहीं रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसका जो गणितिंग होता है वो करना भी किया जा सकता है। कंक्रीट का फुहारन बोलते हैं, क्या हिंदी बोलते हैं फुहारन, गणितिंग मतलब किया जा सकता है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिसएडवांटेज की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। आपने अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोग ऐसे शॉर्ट नहीं, एक एक, जैसे हमने एक शब्द लिख दिया मोल्डेबल, आप इसको 2 लाइन में कम से कम एग्जाम में लिखिएगा, तब बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि आपको वहाँ पे पेज भी भरना होता है, लिखना भी होता है अच्छी, जैसे जो चीज़ें आपको पता है कि ये चीज़, हाँ ये अच्छी चीज़, ये सही है, तो उसको आप क्या कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए किसी चीज़ से, ठीक है। तो वो आपके लिए ठीक हुआ। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज, सबसे पहला हमने क्या बताया कि ये क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें होता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। सबसे पहला टेंसाइल स्ट्रेंथ
लो होता है। इसी तरह से सेकंड की क्या हम बात कर सकते हैं कि जो ताज़ी कंक्रीट होती है क्या होता है, वो सुखाने पर सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दरारें पड़ती है। जैसे क्या होती है, जो ताज़ी कंक्रीट होती है वो सिकुड़ने पर क्या होती है, सूखने पर सिकुड़ जाती हैं, और जबकि कठोर कंक्रीट क्या होती है, गीली होने पर फैल जाती है। तो उसमें क्या होता है, दरारें पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि लाइन बड़ी है, अभी लिखेंगे तो फिर टाइम बहुत वेस्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कंक्रीट का होता है वो भारी होता है। ठीक है, कंक्रीट भारी और लगातार भार के कारण क्रीप से गुजरती है। ठीक है, फलस्वरूप इसमें पूर्व प्रबलित कंक्रीट निर्माण के पूर्व प्रतिबल में कमी आ जाती है। जैसे क्या करते हैं हम, प्री स्ट्रेस कंक्रीट बनाते हैं। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, पहले क्या करते हैं उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जितना देना होता है हमको दे देते हैं, तो लेकिन इस पर भार कंटिन्यूसली भार लगे रहते हैं, तो उस भार के कारण क्या होता है, वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम इसमें देते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज होगा। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो कंक्रीट नमी के प्रति पूरी तरह से अपारगम्य नहीं होती है। जो नमी होती है, ठीक है, पारगम्य लिखते हैं, नमी के प्रति अपारगम्य नहीं होती। मतलब क्या है इसका, कि इसके आर पार, कंक्रीट के आर पार नमी जा सकती है। क्या, कंक्रीट के आर पार नमी जा सकती है। तो जब नमी जाएगी तो जाहिर सी बात है घर को हमारे क्या सीलन पहुंचेगी। जब सीलन पहुंचेगी तो घर हमारा इरोजन से वो खराब होगा। ठीक है, ये भी एक डिसएडवांटेज में आ जाता है। इसी तरह से इसमें घुलनशील लवण जो होते हैं, ठीक है, इसमें जैसे क्या करते हैं हम, कई प्रकार के मटेरियल, जैसे क्या हुआ, हम यूज़ कर लिए एग्रीगेट यूज़ कर लिए। ग्रेड, किसी ग्रेड का एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, कौन से मतलब कैसे एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, कैसा पानी यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होते हैं, लवण होते हैं, साल्ट भी उसमें होते हैं। तो वो साल्ट क्या करता है, वो जो लवण होता है उसके कारण इसमें क्या होता है, इफ्लोरेसेंस होता है। और इफ्लोरेसेंस जानते हैं आप क्या होता है, हमने भी अच्छे से बात किया है। जैसे आपने देखा होगा घरों के किनारे, घरों पे नीचे देखा होगा जहाँ पे सीलन लगती है, सीलन लगने के बाद क्या होता है, वहाँ पे पपड़ी बन के वो चीज़ निकलने लगती है, तो वो क्या होता है, इफ्लोरेसेंस कहलाता है। तो मतलब कि लवण इसमें उपस्थित होते हैं जिसके कारण इफ्लोरेसेंस आ जाता है। ठीक है, उपस्थित लवण के कारण प्रफुल्लन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले जान ले, प्रफुल्लन होता है, इफ्लोरेसेंस हो जाता है। ठीक है, फिर अगर इसकी बात करते हैं, जो इसकी तन्यता होती है कंक्रीट में वो बहुत कम होती है। ठीक है, जो एक पदार्थ के रूप में भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन के संदर्भ में अलाभकारी होता है। जो क्या होता है इसमें देखिए, तन्यता आपने शो में पढ़ा होगा, 2 तन्यता होता है। तो वहाँ पे, यहाँ पे जो बात करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल की बात कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए क्या होता है, भूकंप के प्रति ये क्या होता है, भूकंप आने पर ये जल्दी गिर सकता है। ये चीज़ कहने का, ये इसके कुछ लाभ है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं एक लाइन हम लोग और लिख देते हैं कि कंक्रीट में तन्यता की कमी होती है। कंक्रीट में तन्यता की कमी होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है सीमेंट की दृढ़ता मतलब कि स्ट्रेंथ, सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, इसको कैसे निकालते हैं। अब सीमेंट के बारे में आपने बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको हम नहीं बता रहे, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं अगर ना बताएं तो भी। ठीक है, अब सीमेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, सीमेंट की स्ट्रेंथ, उसमें कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीमेंट में, तो उस इंग्रेडिएंट के कारण क्या होता है, इस सीमेंट में स्ट्रेंथ आती है। तो इसको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप समझदार होंगे, इतना समझ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बालों के
फूलना, बालुओं का फूलना, बालू का फूलना मतलब कि बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। इतना आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में, चिंता मत कीजिए। आप लोग चाहे तो क्वेश्चन पेपर लेके बैठ सकते हैं, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं तो आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा कि बालुओं का फूलना मतलब कि बल्किंग ऑफ सैंड, ये फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड। बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड क्या है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो नाम से पता चल रहा है बल्क, बल्क, बल्क मतलब समूह है, एक तरह से फूल जाना। बल्किंग यहाँ क्या मतलब है, फूलना। हिंदी नाम से क्या पता चलता है कि बालू का फूलना, फूलना बालू कब फूलेगी। अब कोई चीज़ कब फूलेगा, गुब्बारा कब फूलता है, जब उसमें हवा जाती है। ऐसे ही बालू कब फूलता है, जब उसमें पानी और हवा दोनों जाएगी तो वो क्या होगी, फूल जाएगी, ठीक है। तो जब भी क्या होता है बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है कि मतलब कि बालू का नमी के संपर्क में आकर फूल जाना ही बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है, बालू का फूलना कहलाता है, ठीक है। ये मतलब है क्या होगा कि बालू का नमी के संपर्क में आकर फूल जाना ही बालू का फूलना कहलाता है। नहीं सॉरी, ऐसे लिखिए आप कि बालू का नमी के संपर्क में आने पर बालू के आयतन में वृद्धि होना, ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। उसके आयतन में वृद्धि हो जाना बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। इसके लिए एक ग्राफ खींचते हैं हम, ठीक है। इसके लिए एक ग्राफ खींचते हैं हम, इससे खींचते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, ये क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है। ये 5 से 6% जो वाटर जब होता है, 5 से 6% वाटर अगर जैसे हमको चेक करना है, टेस्ट करना है, तो 5 से 6% पानी क्या करते हैं हम बालू में मिलाते हैं, तो देखते हैं उस टाइम इसमें सबसे ज़्यादा आयतन में वृद्धि होती है। इधर वाटर अगर लिखते हैं, इधर वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों में अगर एक ग्राफ बनाना चाहे तो इस तरह से कुछ बना सकते हैं। इधर वाटर लिखते हैं, इधर क्या कहते हैं वॉल्यूम लिखते हैं। तो अगर 5 से 6% जब वाटर होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है देखने को हमको मिलता है कि सबसे ज़्यादा आयतन में वृद्धि होती है। जैसे ही 5-6% से, जब 5 से 6% हम पानी से मिलाते हैं तो 20 से 25% मतलब मैक्सिमम क्या होता है वो फूल जाता है, उसमें बल्क सब मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद जैसे हम पानी को और इंक्रीज करते हैं वो क्या होता है फिर से डिक्रीज होने लगता है, वो ग्राफ फिर से नीचे आने लगता है। तो ये क्या होता है बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है, ठीक है। आप इसके बारे में डिटेल्स में लिख सकते हैं क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो ये हुआ बल्किंग ऑफ सैंड। अब नेक्स्ट बात अब इसको कैसे बात करते हैं, नमी से बचा के रखेंगे। जैसे क्या कहते हैं, अब बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, देखिए ये फिगर आप इस पर आ जाइए, एग्जाम में आएगा तो आप ये फिगर बना दीजिए। ये क्या है, बालू का पार्टिकल है। ये क्या हुआ, बालू का पार्टिकल हो गया। ये क्या होगी, वाटर की लेयर हो गई। और ये क्या हो गई, यहाँ पे हो गया एयर, ठीक है। और ये सैंड पार्टिकल्स, इस फिगर से क्या हमको पता चल रहा है कि हमने आपको बताया ना कि वाटर जो होता है, वाटर और जो सैंड का पार्टिकल्स होता है उनके बीच में हवा का भर जाना बल्किंग ऑफ सैंड, एक तरह से इसको भी लिख सकते हैं आप। ये फिगर एग्जाम में आएगा तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। ये ग्राफ बना सकते हैं 25 से 30% लगभग मैक्सिमम ये क्या होता है फूल जाता है। उसके बाद क्या होता है ग्राफ डिक्रीज करने लगता है। ये हो गया बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें लिखना आपको बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। ये क्या पहला क्वेश्चन खत्म हुआ जिसमें 3 क्वेश्चन था जिसमें से 2 आपको करना था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डफ अब्राहम के जल सीमेंट अनुपात के नियम की व्याख्या कीजिए। जल सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो। क्या होता है वाटर सीमेंट रेशियो? W/C रेशियो जिसको हम बोलते हैं। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। WC रेशियो, सेकेंड का फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं किसे, डफ अब्राहम्स लॉ। डफ अब्राहम्स लॉ क्या है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, डफ अब्राहम्स लॉ। अब ये क्या है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं अब हम, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो के रिस्पेक्ट में इन्होंने एक लॉ दिया जिसमें इन्होंने क्या बताया, एक सेकेंड, पीडीएफ अगर अभी तक आप सभी ने डाउनलोड नहीं किया है ना, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो उस पीडीएफ के थ्रू, ठीक है। तो अच्छी बात रहेगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, प्रोफेसर डफ अब्राहम्स लॉ का जो जल सीमेंट अनुपात नियम था वो क्या है कि इन्होंने क्या किया कि पूर्णतया कुटी हुई जो फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होती है ना, उसकी जो सामर्थ्य होती है, जो पूर्णतया कुटी कंक्रीट मतलब कि फुल्ली कॉम्पैक्टेड, पूर्णतया कुटी मतलब जिसमें वाइड्स ना हो, उसके लिए इन्होंने बताया कि जो कंक्रीट की सामर्थ्य होती है जल सीमेंट अनुपात के व्युत्क्रमानुपात होती है। मतलब क्या, जो जल सीमेंट अनुपात के व्युत्क्रमानुपात है, जो स्ट्रेंथ होती है, फोर्स बात करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। ये इन्होंने बताया, किसने, डफ अब्राहम साहब ने ये बताया। अब इसको एक दूसरे फॉर्म में उन्होंने लिखा, उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, डायरेक्टली उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने दूसरे रूप में लिखा। कैसे लिखा, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या लिखा, इसको किस तरह से लिखा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कि प्रोफेसर डफ अब्राहम्स लॉ, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इनके अनुसार जो पूर्णतया कुटी कंक्रीट की सामर्थ्य जल सीमेंट रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इतना लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, इस फॉर्मूले को आप भूल जाइए, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बस लिखा है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने किस तरह से लिखा, उन्होंने लिखा A1/B1 की पावर x, उन्होंने इस रूप में फार्मूले को दिया। अब यहाँ पे क्या है, F क्या है, F हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। कंक्रीट की 28 दिन पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी F कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। अब A1 क्या है, ध्यान दीजिएगा, A1, B1 और X तीन चीज़ें हैं, ठीक है। A1 और B1 जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। A1 एंड B1 इज ए कांस्टेंट जिसका वैल्यू उन्होंने फिक्स, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, तो A1 की वैल्यू उन्होंने 14,000 LBS अपॉन में इंच, क्या, स्क्वायर, इंच स्क्वायर, ठीक है। एक LBS बराबर कितना होता है, 1 LBS बराबर, ये एक यूनिट होती है, ठीक है, 0.453 kg इतना होता है एक LBS बराबर, ठीक है। अब अगर बात करते हैं B1 की वैल्यू कितनी होती है, B1 की वैल्यू उन्होंने बताया कि 7 होती है, और X जो होता है, अब X बच रहा है, X क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो, WC रेशियो। ये क्या हुआ, डफ अब्राहम्स लॉ हो गया, ठीक है। अब कुछ लिमिटेशंस भी है
कि ये चीज़ें होनी चाहिए तभी ये लॉ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तभी ये लॉ फॉलो होगा। वो लिमिटेशंस क्या होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। अब्राहम्स का नियम तभी सत्य होगा जब, आप लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं अब्राहम का नियम तभी सत्य होगा जब, फर्स्ट कब सत्य होगा पहले बात करते हैं, मिलावा वेल ग्रेडेड होना चाहिए। क्या जो एग्रीगेट है वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए, मिलावा वेल ग्रेडेड होना चाहिए। फिर सेकंड क्या उन्होंने बताया, मतलब क्या लिमिटेशंस दी कि कंक्रीट क्या होता है, फुल्ली कॉम्पैक्टेड होना चाहिए। कंक्रीट पूर्णतया कुटी हुई होनी चाहिए। कुटी हुई मतलब फुल्ली कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए। थर्ड लिमिटेशंस क्या उन्होंने बांध दिया कि कंक्रीट की सामर्थ्य केवल WC रेशियो पर निर्भर करेगी, ठीक है, मिलावे सीमेंट के अनुपात पर नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, फोर्स, इसको लिखते हैं कंक्रीट की सामर्थ्य केवल WC रेशियो पर निर्भर करेगी। एग्रीगेट सीमेंट पर नहीं, ठीक है, WC रेशियो पर निर्भर करेगी, एग्रीगेट सीमेंट की रेशियो पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, अब कितना होता है WC रेशियो? WC रेशियो का जो लिमिट है वो 0.4 से 0.7 तक आप इसको लिख सकते। कहीं कहीं आपको 0.45 से आपको कहीं 6 लिखा होता है, कहीं 7 लिखा होता है। 0.45 से 0.65 तक भी आपको देखने को मिलेगा, 0.4 से 0.6 भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें से याद कर सकते हैं। ये हो गई द अब्राहम्स लॉ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंक्रीट के अलगाव, मतलब कि देखो सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग और हार्डनेस के बारे में पूछ रहा क्या होता है। कंक्रीट के अलगाव, रक्तस्राव और कठोरता की व्याख्या कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले चुके होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट। अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको इस सब्जेक्ट की क्लास और चाहिए। ठीक है, और जो आपसे करी तैयार, बाकी हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ, तो आप जल्दी आपको और कुछ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग और हार्डनेस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये कौन था, फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर सेकंड की बात करते हैं तो एक तो लिखना है इसमें कंक्रीट, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग और हम लिख देते हैं एक बार सेग्रीगेशन, यहाँ पे ब्लीडिंग और यहाँ पे हार्डनेस। तीनों की बात हम करते हैं एक एक करके अब। ठीक है, अब
चलिए देखते हैं। सेग्रीगेशन नाम से पता चल रहा है क्या, पृथक्करण, अलगाव बोलते हैं ना। आपने एक 6-7 में पढ़ा होगा फिजिक्स में, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा पृथक्करण विधि। जैसे कोई चीज़ था, क्या था ध्यान में आ रहा है, वहाँ पे आपने पढ़ा था पृथक्करण विधि। पृथक्करण मतलब अलग कर देना, यहाँ पे सेग्रीगेशन मतलब अलगाव, अलग हो जाना। तो सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी। अगर हम बात करते हैं सेग्रीगेशन की तो क्या होता है, तो पृथक्करण से तात्पर्य क्या होता है, कंक्रीट के अवयवों का अलग अलग हो जाना। ठीक है, कैसे अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं नाम से। क्या होता है सेग्रीगेशन, मतलब कि कंक्रीट के अवयव, कंक्रीट में कौन कौन से अवयव हैं, सीमेंट है, पानी है और एग्रीगेट है। ठीक है, तो इन तीनों का अलग अलग हो जाना क्या कहता है, सेग्रीगेशन कहलाता है। लाइट ऑफ हो गई, 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट। वो क्या हुआ था कि लाइट चली गई थी। तो चलिए बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सेग्रीगेशन क्या है। सेग्रीगेशन का होता है, हम बताया था कि 3-4 रीजन होते हैं जिनके कारण क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन हमने आपको बताया कि अलग अलग हो जाते हैं उसके अवयव। सबसे पहला क्यों होता है सेग्रीगेशन, जो एग्रीगेट है, जो कंक्रीट है, कंक्रीट को कई ग्रेड में से डिवाइड किया गया है, M5 से लेके M95 तक, इतने ग्रेडों में कंक्रीट को डिवाइड किया गया। तो उनकी ग्रेडिंग सही नहीं होने पर क्या करते हैं, उसमें सेग्रीगेशन होता है। सबसे पहला कंक्रीट के अवयवों की श्रेणीकरण ठीक ना हो, कंक्रीट के अवयवों की श्रेणीकरण, एक सेकेंड, अवयवों का श्रेणीकरण ठीक से ना होना, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण जो मेन कारण है क्या हो सकता है कि कंक्रीट में पानी की मात्रा कम हो जाने पर, कंक्रीट में पानी की मात्रा कम हो जाने पर। तीसरा क्या हो सकता है कि जो कोर्स एग्रीगेट होता है, वो कोर्स एग्रीगेट की मात्रा अधिक होने पर। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है आपको पता होगा, IOP, कोर्स एग्रीगेट की मात्रा अधिक होने पर। और अगर 4th पॉइंट की बात करते हैं, जो कि लास्ट होता है इसमें, कि कंक्रीट को काफ़ी ऊंचाई से गिराने पर, कंक्रीट को काफ़ी ऊंचाई से गिराने पर। अब हमने आपको बताया हुआ है कि कंक्रीट को 1 मीटर की ऊंचाई से गिराना चाहिए। ठीक है, हाँ, कंक्रीट को मैक्सिमम 1 मीटर की ऊंचाई से गिराना चाहिए। तो 1 से 1.5 मीटर होता है, क्योंकि आपको 1 से 1.5 मीटर शायद, कन्फर्म एक बार चेक लीजिएगा आप लोग कितना होता है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि कितना होता है, कंक्रीट को कितनी ऊंचाई से गिराना चाहिए। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए हमको। ये क्या, कंक्रीट का अवयव का श्रेणीकरण ठीक ना हो, उसकी ग्रेडिंग सही नहीं है तो भी क्या होता है, उसमें सेग्रीगेशन है। कंक्रीट में पानी की मात्रा कम हो जाने पर, जब पानी की मात्रा कम होगी, आपने खुद अगर घर आपने बनते हुए देखा होगा, वहाँ पे जब कभी क्या होता है, हम मसाला बनाते हैं, मसाला वैसे तो मसाला होता, देखिए एक मोर्टार होता है, एक कंक्रीट होता है, दोनों बहुत डिफरेंस होता है। मोर्टार क्या होता है, उसमें एग्रीगेट नहीं होता, कोर्स एग्रीगेट मतलब सॉरी हाँ कोर्स एग्रीगेट नहीं होता, फाइन एग्रीगेट होता है। और कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट होता है और फाइन एग्रीगेट दोनों होता है। तो कोर्स एग्रीगेट की मात्रा अधिक होगी तो भी क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। पानी की मात्रा कम होगी तब भी सब अलग हो जाएंगे। सीमेंट अलग जाएगा, सैंड अलग जाएगा, कोर्स एग्रीगेट अलग जाएगा, सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। काफ़ी ऊंचाई से गिराने पर भी वो क्या होते हैं, फैल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर अब ब्लीडिंग की बात करते हैं। जब क्या करते हैं हम, कॉम्पैक्शन करते हैं तो अवयव गुरुत्व के कारण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं।
परंतु जल उनसे क्या होता है अलग होकर सतह पर आ जाता है, जिससे सतह पर क्या होता है कंक्रीट में वाइट्स हो जाते हैं। ठीक है, क्या था ब्लीडिंग क्या होता है, आपने देखा ब्लीडिंग अंतःस्राव, रक्तस्राव बोलते हैं इसको, रक्तस्राव हिंदी में लिखा गया, रक्तस्राव पता नहीं क्या बोलते हैं, वो कंफर्म नहीं याद है, आप लोग देख लीजिए हिंदी क्या। ब्लीडिंग जब क्या करते हैं कंक्रीट बन गई, कंक्रीट को बनने के बाद उसको क्या करते हैं कॉम्पैक्ट करते हैं, जब कॉम्पैक्ट करते हैं देखते हैं ऊपर एक पानी की परत जम जाती है। ठीक है, इसमें क्या है पानी की मात्रा कम होने पर सभी अवयवों का अलग हो जाना क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन कहलाता है। पानी की मात्रा अलग होने पर पेस्ट से सीमेंट का अलग हो जाना क्या कहता है, वो ब्लीडिंग कहलाता है। सीमेंट का अलग हो जाना वो क्या ब्लीडिंग कहलाता है। या फिर जैसे क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट करते टाइम क्या करते हैं देखते हैं सभी जो अवयव होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं गुरुत्व के कारण, और पानी क्या होता है ऊपर चला आता है, पानी क्या होता है वो ऊपर चला जाता है। तो यही चीज़ क्या कहलाता है, ये ब्लीडिंग कहलाता है। पानी अधिक हो जाता है तो वो वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाता है, वो होगी ब्लीडिंग। अब हार्डनेस क्या है, कठोरता, कंक्रीट की कठोरता। ठीक है, कंक्रीट को मतलब कि कंक्रीट सूख जाने के बाद जो उसकी सामर्थ्य होती है वही उसकी हार्डनेस कहलाती है। ये तो आप हार्डनेस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गई क्या सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी का देखते हैं। अब कितना आपको समझ में आएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेग्रीगेशन में था तो लिखने वाला तो हमने लिख दिया, बाकी जो बताने वाली चीज़ थे तो हमने उसको बारे में बता दिया। अब बात करते हैं किसके, वीबी कंसिस्टोमीटर आया था। वीबी कंसिस्टोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, हम वीबी कंसिस्टोमीटर क्यों यूज़ करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए पहले, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जब तक हम इधर इसको मिटा रहे तब तक आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का वेरी गुड, अगर आपने बताया तो भी अच्छा, और नहीं याद आपको तो भी कोई बात नहीं, हम है ना बताने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लेने का। टेंशन लेने का नहीं देने का, क्योंकि टेंशन लेने का काम अपन का है और एग्जाम देने का काम आपका है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब वीवी कंसिस्टोमीटर की बात करते हैं। पहले इसकी बात ना करके हम बात कर लेते हैं वर्केबिलिटी, सुकार्यता। ये क्या होता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। सुकार्यता बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। वर्क एबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं सुकार्यता, नाम से पता चलता है वर्क एबिलिटी, कार्य करने की क्षमता बोल सकते एक तरह से, कार्य और क्षमता। वर्क एबल, कार्य करने में सक्षम, क्या कर और नाम पता चला कार्य करने में सक्षम, हिंदी क्या सुकार्य, कार्य करने में सक्षम, वही चीज़ हो रहा है ना। तो वर्क एबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कंक्रीट की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उसको मिलाने में, ले जाने में और भी अन्य कोई ऑपरेशंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमको सुविधा होती है, उस प्रॉपर्टी को क्या हम वर्क एबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या। कंक्रीट के इस गुण के कारण क्या होता है, कंक्रीट मिलाना, ले आना, ले जाना, बिछाना, संघना मतलब कॉम्पैक्शन, फिनिशिंग आदि में क्या होता है आसानी हो जाता है, उस गुण को क्या बोलते हैं हम वर्क एबिलिटी बोल देते हैं। अब वर्क एबिलिटी कैसे ज्ञात करते हैं, वर्क एबिलिटी ज्ञात करना मतलब कि मेजरमेंट ऑफ वर्क एबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ वर्क एबिलिटी। कई मेथड्स होते हैं, सबसे पहला मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, हमेशा सब जगह पूछा जाने वाला, चाहे आप एसएससी एक तैयारी करते हैं, एक तैयारी करते हैं, डिप्लोमा में पढ़ते हैं और या फिर बीटेक करते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ मिलता है, आपको मिलेगा स्लम्प टेस्ट, जिसको हम औपात परीक्षण बोलते हैं। अब एक स्लम्प टेस्ट, फिर दूसरा वीवी कंसिस्टोमीटर, यही है
जो आपके एग्जाम में आया है, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। थर्ड आया, 5 मेथड्स होते हैं, 5 की बात करते हैं, ठीक है। इसके पहले एक चीज़ है, थोड़ा सा सीरियल वाइज लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको एक अभी ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक क्या होता है वो एक निकाला गया, बनाया गया। कॉम्पैक्शन फैक्टर, क्या कॉम्पैक्शन फैक्टर, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फ्लो टेबल टेस्ट और केली-बाल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट, केली-बाल टेस्ट, ये 5 क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जिससे क्या करते हैं हम वर्केबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। अब किससे हम क्या मतलब कौन सा मेजरमेंट, कौन सी वर्केबिलिटी मेजर करते हैं? स्लम टेस्ट से क्या करते हैं हम मीडियम वर्केबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं। क्या मीडियम वर्केबिलिटी, मीडियम इसमें क्या होगा, लो टू मीडियम, ठीक है। इसी तरह से फिर वीवी से लो वर्केबिलिटी के लिए, और फ्लो टेबल से हाई वर्केबिलिटी के लिए, हाई वर्केबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम फ्लो टेबल टेस्ट का यूज करते हैं। और वेरी लो के लिए क्या करते हैं हम केली-बाल टेस्ट का यूज करते हैं। ये आप इसको याद रखिएगा। अब स्लम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ाया हुआ कंप्लीट। कॉम्पैक्शन फैक्टर भी पढ़ाया हुआ है और वीवी कंसिस्टोमीटर हम आपको बता रहे हैं, ये भी पढ़ाया हुआ है लेकिन बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये तीनों आपके सिलेबस में और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने, किसी तीनों में से वीवी आया था पिछली बार, स्लम आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। कॉम्पैक्शन फैक्टर आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। दोनों में से कोई ना कोई आएगा, तीनों में से एक ना एक आना ही आना फिक्स है वो तो, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वीवी कंसिस्टोमीटर की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वीवी कंसिस्टोमीटर में क्या होता है, टाइम, ठीक है। वीवी कंसिस्टोमीटर में क्या होता है, क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं कंपन पटल होता है एक, ठीक है। इसका उपकरण आप लोग देख लीजिएगा, हम उपकरण बना दे रहे हैं, आप उपकरण देख लीजिए, आपको उपकरण बनाना जरूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अगर आपको आवश्यकता होगी तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं वीवी कंसिस्टोमीटर की। इसको आप बीबी मत पढ़ने लगिए, ठीक है। ये वीबी है, वीबी बीबी नहीं है, वो वाइफ वाली बीबी नहीं है, वीबी है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, कुछ इस तरह से एक रॉड होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं, देखिए हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं, बहुत बेकार है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा माइनस कर लीजिए क्योंकि ड्राइंग हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एकदम बेकार है, ठीक है। ड्राइंग हमें बनानी नहीं आती इसलिए आप लोग माइनस कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, वाइब्रेटर लगा होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, एक सिलेंडर रखा होता है, ठीक है। इस पर क्या करते हैं, ये एक प्लेट की तरह होता है, ठीक है। और ये सिलेंडर रखा होता है, इस सिलेंडर में क्या करते हैं हम कोन को रखते हैं, वही कोन है जो हम स्लम टेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। कोन वही है, आप लोग याद रखें। यहाँ पे ऊपर क्या होता है, यहाँ पे
फनल लगा होता है, यहाँ पे फनल लगा होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये क्या हुआ, वीवी कंसिस्टोमीटर का उपकरण होता है। क्या क्या होता है, तो इसको बोल देते हैं हम सिलेंडर, इसको बोल देते हैं स्लम्प कोन, इसको बोल देते हैं फनल, और ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट। और ये क्या होता है, नीचे मोटर लगा होता है। ये इतनी चीज़ें होती हैं। और एक टेम्पिंग रॉड होती है जिसका डाया 16 mm और लंबाई 600 mm। स्लम्प कोन को आप जानते होंगे, स्लम्प कोन की भी देते हैं। ठीक है, स्लम्प कोन का 10, 20, 30 अपर डाया 10 सेंटीमीटर, लोअर डाया 20 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर। ये स्लम्प कोन का डिटेल होता है। और ये टेम्पिंग रॉड है, इसको हम लिख देते हैं। ये क्या है, टेम्पिंग रॉड। अब ध्यान, प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो कंपन पटल होता है, कंपन पटल क्या है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कंपन पटल है, इसको लिख देते हैं। कंपन पटल ये हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, कंपन पटल क्या करते हैं, हम सिलेंडर रखते हैं। सिलेंडर रखने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, उस सिलेंडर में क्या करते हैं, स्लम्प कोन को रखते हैं। स्लम्प कोन को रखने के बाद इसमें 1:4 1:2:4 रेशियो क्या करते हैं, कंक्रीट भरते हैं। 4 लेयर में भरते हैं, 25-25 बार कॉम्पैक्ट करते हैं। 4 लेयर में भरते हैं, 25-25 बार कॉम्पैक्ट करते हैं। 4 लेयर में भरते हैं, 25-25 बार कॉम्पैक्ट करते हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4 लेयर में भरते हैं, 25-25 बार क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फनल को लगा के ऊपर जो कंक्रीट लगी है उसको साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम निकाल देते हैं। क्या कहते हैं, स्लम्प कोन को निकाल देते हैं। स्लम्प कोन को निकालने के बाद स्लम्प कोन को क्या किया, हमने निकाल दिया, जिसको हम फ्रस्टम कोन के नाम से भी जानते हैं। और क्या पढ़ लेते हैं कि कितना स्लम्प आया। टेम्पिंग रॉड जो स्केल होते हैं, हमारे पास एक स्केल होती है, उस स्केल से चेक कर लेते हैं कितना इसमें स्लम्प आया। स्लम्प की रीडिंग को क्या किया, हमने नोट कर लिया। अब इतना हमने कंक्रीट भरा था, ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही पूरा ऐसे पानी रहेगा तो कुछ कोलैप्स करेगा। तो कुछ मान लेते हैं इतना आ गया, तो उसको मेजर करेंगे कितना आया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से मोटर ऑन करेंगे। मोटर ऑन करने के बाद वाइब्रेट होगा, ये चीज़ वाइब्रेट होगा तो क्या करेगा, ये कंक्रीट जो है ये फैलेगी पूरी। जैसे ही मोटर को हम ऑन करेंगे, एक स्टॉप वॉच लेंगे। स्टॉप वॉच में क्या करेंगे, टाइमिंग ऑन कर लेंगे। तब तक कम मोटर चलाएंगे जब तक कि क्या हो, पूरा इसमें फैल ना जाए, पूरा इस पर क्या हो, फैल ना जाए। और उस टाइम को क्या करते हैं, हम नोट कर लेते हैं। वही टाइम जो होता है वही हमारा वीबी टाइम कहलाता है। ये क्या होता है, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है। ठीक है, और कितने राउंड पर मिनट की स्पीड से ये मोटर चलाएंगे, ये 3000 राउंड पर मिनट। ठीक है, 3000 राउंड पर मिनट की स्पीड से क्या करते हैं, मोटर को हम चलाते हैं। वाइब्रेटर जो होता है उसको चलाते हैं। ठीक है, वीबी डिग्री बोलते हैं, जो समय आया होता है उसको वीबी डिग्री के नाम से हम जानते हैं। अब क्या आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डाटा है उसको आप नोट्स से हमारी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आगे चले जाएंगे तो फिर अभी बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सारे मेथड्स को हम ना बता करके कुछ ही मेथड्स को केवल जो एग्ज़ाम में आया वही बता रहे हैं, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपकी एग्जाम में, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3rd क्वेश्चन, जिसमें कहता है कंक्रीट की अभेद्यता पर एक टिप्पणी। परमिएबिलिटी, कंक्रीट की परमिएबिलिटी पर क्या कर रहा है, एक नोट्स लिखना है। तो कंक्रीट परमिएबल होता है लेकिन इतना परमिएबल नहीं होता है। नमी उसमें आएगी तो नमी एक पार से दूसरी पार जाएगी, उसको इसलिए कॉम्पैक्ट करते हैं ताकि उसमें जो वॉइड्स है वो परमिएबल बन जाए। इसीलिए उसको जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट करते हैं जब भी उसको हम लगाते हैं।
तो ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं हल्के एवं मध्यम कंक्रीट के विभिन्न ग्रेड क्या है। मतलब कि लाइट एवं मीडियम कंक्रीट जो होते हैं उनके विभिन्न ग्रेड। अब कंक्रीट के ग्रेड की बात करते हैं। मिश्रण अभिकल्पन हेतु कार्य वर्कशॉप में किस प्रकार की सोचना चाहिए। चलिए ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं। कंक्रीट कितने ग्रेड की होती है। कंक्रीट को 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। एक मतलब कि क्या क्या है, कह रहा हल्के और मध्यम। तो हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं इसको। पहले इसको मिटा देते हैं। अभी चीज़ें आपको सब समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी बात है, आपका ही फ़ायदा होगा, हमारा नहीं फ़ायदा होगा। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। लाइक करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। जितने कि लाइक से कुछ होता है, लाइक से बस ये इतना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वो वीडियो पहुँच पाती है। जितने ज़्यादा लाइक्स होता है उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुँचती है, ठीक है। ये एल्गोरिथम होता है किसका, यूट्यूब का। इसीलिए लाइक करने के लिए बोलते हैं, और कोई रीज़न नहीं होता। लाइक अगर आप कर रहेंगे, जितने ज़्यादा लाइक होगा उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वो वीडियो जाएगी, वो सर्च लिस्ट में उतने ज़्यादा ऊपर आएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो सर्च करेगा, अगर सबसे जितने ज़्यादा लाइक रहेगा उतने ऊपर वो वीडियो हमारा आएगा। इसलिए हम बोलते हैं लाइक करने के लिए। अब कंक्रीटिंग की ग्रेड के लिए अब हम बात करते हैं, चलिए ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं लाइक करने के लिए। लाइक आप लोग कर देते तो अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी शायद अच्छा लगता है, अच्छा लगना भी चाहिए, ठीक है। अगर हम कंक्रीट की ग्रेड के बारे में बात करते हैं तो एक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, और एक स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। 3 प्रकार की कंक्रीट की ग्रेडिंग को डिवाइड किया गया 3 भागों में। M5 से लेके M20 तक क्या होता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट बोल देते हैं। स्टैंडर्ड कंक्रीट का था M25 से M55 तक स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, और हाई स्ट्रेंथ वाली जो कंक्रीट होती है वो M60 से M80 या फिर M95 तक तो अब तो हो गया है। तो इस प्रकार से ग्रेडिंग होती है, ठीक है। चलिए ठीक है। कंक्रीट की ग्रेडिंग के बारे में बात करें, 3rd क्वेश्चन है ये, 3rd का 2nd क्वेश्चन। फर्स्ट तो परमेबिलिटी के बारे में। परमेबिलिटी के बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हमने सॉइल में भी पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं कि कंक्रीट की ग्रेडिंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप बना लेंगे ऐसे ग्रुप, ग्रेड और मिक्स प्रोपोर्शन ये आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे आप एक और बना सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ग्रुप क्या हो गया, सबसे पहला क्या हो गया, ऑर्डिनरी कंक्रीट, जिसको हम लो स्ट्रेंथ कंक्रीट बोल देते हैं। हल्के एवं मध्यम वाले पूछा, मतलब लो स्ट्रेंथ और मीडियम स्ट्रेंथ वालों को पूछा है। तो क्या हो गया, ये पहला क्या होगा, ऑर्डिनरी कंक्रीट, ऑर्डिनरी और लो स्ट्रेंथ, इसी को हम क्या लो स्ट्रेंथ बोल देते हैं। फिर ये M5 से लेके M20 तक होता है। M5, M7.5, M10, M15, M20। रेशियो आप सबका याद रखिए, रेशियो सबका नहीं याद रखने की जरूरत है, कुछ याद रखिए। अब 5 है तो आप ऐसे याद रखिए 1, 5 और इसका दुगना कितना होगा 10। 1 सब में रहेगा, ये 7.5, ये 4। अब एक एक कम करते हैं आप, चले आइए 8, 3, 6, ये हो जाएगा 2, 4। फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 1.5 होता है, ठीक है, और ये 3 होता है। ये आप एक याद रखिएगा, 1.5 और 3 होता है। फिर आता है कि मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट, जिसको हम बोल देते हैं क्या, स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट।
कंक्रीट, जिसको मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट के नाम से जानते हैं। ये M20 से लेके M25 से लेके M50 तक होता है, M55 तक होता है। M20 ये हो गया, इसको हमने लाइन खींच दिया। M25, M30, M35, M40 और M45, M45, M50, M55। ठीक है, अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। आगे आप उसको भी M60 से लेके M95 तक ये होता है। इसके लिए 1, 1, 2 ये बस। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं। ये डिजाइन मिक्स कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है, ये डिजाइन जो मिक्स कंक्रीट होती है वो दो प्रकार की हमारी होती है। ठीक है, एक नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और एक डिजाइन मिक्स कंक्रीट। इसको हम नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और डिजाइन मिक्स कंक्रीट, ये हमारी डिजाइन मिक्स कंक्रीट कहती है, जो कंट्रोल्ड कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम खुद से डिजाइन करते हैं, कितना उसमें क्या चीज़ डालना है उसको क्या करते हैं, हम खुद से डिजाइन करते हैं, इसलिए उसको कंट्रोल्ड कंक्रीट कहते हैं, डिजाइन मिक्स कंक्रीट को। तो वो इस प्रोपोर्शन के कंक्रीट में होता है। ठीक है, ये क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आप सभी आपको कितना समझ में आया होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। एक जब आप पढ़ लीजिए एग्रीगेट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्रीगेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्रीगेट के बारे में। ठीक है, कि एग्रीगेट कितने प्रकार के होते हैं, कई 5 क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है, और सब में भी अलग अलग प्रकार के फिर टाइप्स है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अब पढ़ते हैं कि डिलीटीरियस मटेरियल्स इन एग्रीगेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यही है शायद, एक सेकेंड। कह रहा है कि कंक्रीट पर बुरे प्रभाव डालने वाले विभिन्न अशुद्धियाँ जल में क्या, वाटर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है जी, वाटर में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है, इनके बारे में आपको पढ़ना है, जो कंक्रीट को हानि पहुंचाती है। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। जल में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है उसकी बात कर लेते हैं। अगर एक सेकेंड आप लोग तब तक हेडिंग लगाइए। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। जल में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। तो क्या होता है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो जल में उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं वो कंक्रीट पर कैसे प्रभाव डालती हैं, वो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। मतलब कि थर्ड हो गया। आप हेडिंग डाल लीजिए कि हेडिंग आप लगाइए कि जल की अशुद्धियों के का कंक्रीट के गुणों पर प्रभाव। जल की अशुद्धियों का कंक्रीट के गुणों पर प्रभाव।
ठीक है, ये आप डाल लीजिए। सबसे पहला क्या हो सकता है, जल में कौन सी अशुद्धियाँ होती है, जल में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है, चलिए इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले क्या, क्षारीय पदार्थ उसमें होते हैं। क्या क्षारीय पदार्थ होते हैं, क्षारीय पदार्थ जैसे क्या NaOH पाया जाता है। तो NaOH क्या होता है, वो कंक्रीट को और क्षारीय बना देता है, जिससे क्या होता है उसमें कंक्रीट की सामर्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अगर 0.5% तक है तो कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज सामर्थ्य उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इससे अधिक है तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि क्षारीय पदार्थ शॉर्ट में हम लिखते हैं नॉट ग्रेटर देन 0.5%, मतलब कि 0.5% तक एक्सेप्टेबल होगा, 0.5% तक एक्सेप्टेबल, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कि वो स्ट्रेंथ को करेगा, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट चीनी, ठीक है, बात करते हैं सेकंड, चीनी मतलब कि मीठापन। चीनी का मतलब वहाँ पे पानी में थोड़ी चीनी पड़ा रहेगा, तो मीठापन की बात करें तो नॉट ग्रेटर दैन, मतलब कि एक्सेप्टेबल कितना होगा, अगर एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करते हैं तो ये कितना होगा, ये 0.05 होगा %, 0.5% ये एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर जो मीठे की मात्रा वो 0.2 से 0.25% तक बढ़ाने लगा तो कंक्रीट की जमाव क्रिया, ध्यान दीजिए, सेटिंग टाइम की गति बहुत बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, सेटिंग टाइम 0.2 से अगर 0.25 हुआ % तक तो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा सेटिंग टाइम, इंक्रीज सेटिंग टाइम, इंक्रीज। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, समुद्री जल के लवण, जो लवण जैसे क्या होता है, समुद्री जल का जो प्रयोग कंक्रीट में अगर करने से क्या होता है, उपस्थित लवण के कारण उसकी सतह पर उत्फुल्लन हो जाता है, मतलब कि लवण होते हैं तो इफ्लोरेसेंस, समुद्र क्या होता है, समुद्र का जल, समुद्री जल के लवण है, समुद्री जल के लवण, इसके कारण क्या होता है, इफ्लोरेसेंस हो जाता है, इफ्लोरोसेंस, स्पेलिंग आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इफ्लोरेसेंस की। ठीक है, इफ्लोरेसेंस हो जाता है। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो एल्गी या फिर काई जिसको बोलते हैं, ये भी होता है, या काई। और क्या होता है इसमें, पानी में तैलीय पदार्थ, तैलीय पदार्थ ये सब क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं किस पर, कंक्रीट के गुणों पर, अगर पानी में उपस्थित है। इसकी मात्रा क्या है, सीमेंट के भार के 0.2% से अधिक हो तो कंक्रीट की सामर्थ्य 20% तक घट जाती है। ठीक है, अगर ये 0.2% तक है तो स्ट्रेंथ क्या करेगा, स्ट्रेंथ 20% तक क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, ठंड के मौसम में कंक्रीटिंग पर टिप्पणी की। ठंड के मौसम मतलब कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट क्या होता है, कोल्ड वेदर में कंक्रीट का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, उस पर हो गया। फिर सिलिका फ्यूम कंक्रीट क्या होता है, साइड पर एग्रीगेट का भंडारण कैसे करते हैं। ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, सारी थ्योरी टॉपिक्स है, तो उनमें कुछ आपको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको ओवरव्यू एक मिल जाए। अब देखिए, ठंड मौसम चल रहा है, आपको भी पता है ठंड मौसम चल रहा है, और इस मौसम में कंक्रीटिंग का काम हम जब करते हैं तो वहाँ पे हमको देखते हैं कि गर्मी के मौसम में क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा वहाँ पे वॉस्प बन के क्या होता है, वाटर जो होता है वो एवेपोरेट हो जाता है, तो वहाँ पे हमको
बहुत ज़्यादा तराई करने की ज़रूरत पड़ती है, तराई मतलब क्योरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ठंडी में हमको बहुत ज़्यादा क्योरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या होता है वॉश पे मौसम में देखते हैं आप तो वैसे ही वॉश रहता है, शीत पड़ा रहता है, वॉश पे रहता है, तो बहुत ज़्यादा हमको तराई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट क्या होते हैं, जो ऐसे कंक्रीट जो कोल्ड वेदर में यूज करने से कोई इफेक्ट ना डालते हैं हमारे बिल्डिंग पे, जो भी हम बनाए, जो भी स्ट्रक्चर बनाए उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, तो वो कोल्ड वेदर कंक्रीट कहलाते हैं। आप इनके बारे में भी अच्छे से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कोल्ड वेदर कंक्रीट। फिर बात करते हैं सिलिका फ्यूम कंक्रीट। सिलिका फ्यूम क्या करते हैं, जो कंक्रीट एक सीमेंट है, हाँ सिलिका फ्यूम कंक्रीट है। तो सिलिका फ्यूम कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट तो कंक्रीट होता है, सीमेंट को मिलाते हैं कंक्रीट में, तो सिलिका फ्यूम सीमेंट जब मिलाएंगे कंक्रीट में तो सिलिका फ्यूम कंक्रीट वो कहलाता है। क्योंकि जो सीमेंट होता है हमारा, वो सीमेंट नॉर्मल सीमेंट पोज़लाना सीमेंट होता है, उस सीमेंट में क्या करते हैं हम सिलिका, आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करती है, करते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने का कार्य करती है, तो उसमें सिलिका और हम मिला देते हैं फ्यूम के रूप में, मतलब पाउडर के रूप में सिलिका क्या करते हैं उसमें और मिला देते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे कंक्रीट को क्या करते हैं हम सिलिका फ्यूम कंक्रीट कर देते हैं, ऐसी कंक्रीट जिसमें हम सिलिका की मात्रा और बढ़ा देते हैं, ताकि उससे जो कंक्रीट है उसकी सामर्थ्य और ज़्यादा मिल जाए हमको, तो उस कंक्रीट को क्या करते हैं हम सिलिका फ्यूम कंक्रीट कहते हैं। ये भी हो गया। थर्ड क्या है कि साइट पर एग्रीगेट का भंडारण कैसे करते हैं। अब साइट पर हम कैसे करेंगे, एग्रीगेट आ गया अगर हमारे पास, हमको कहीं बिल्डिंग या फिर कोई प्रोजेक्ट हमारा काम चल रहा है, वहाँ पे कंक्रीट आ गया, अब सॉरी एग्रीगेट आ गया, एग्रीगेट का भंडारण हम कैसे करते हैं। उसमें सीलन नहीं रहना चाहिए, बालू है, बालू में सीलन नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो फूल जाएगा, ठीक है। उसको वो बहुत ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए, वो रास्ते में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सोच के लिख सकते हैं, क्योंकि आपने चारों तरफ देखा वो चीज़ कि कैसे रखे। हम अपने घर पे, आपके अगर बना होगा कभी घर, आप रहे होंगे उस टाइम पे वहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि यार यहाँ पे ये चीज़ इतना वेस्ट हो गया, बताइए ऐसे थोड़ी रखना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पे इतना वेस्ट हो गया, ये चीज़ यहाँ पे इतना वेस्ट हो गया। जैसे बालू रखते हैं, जिसको सैंड बोल रहे हैं हम, रखते हैं, तो अगर रोड के किनारे आपका घर है तो देखते हैं गाड़ियाँ चलती हैं, तो गाड़ियों के पहिए से क्या करते हैं वो आधा ज़्यादा इधर उधर फैल जाता है, और उसको पानी मार के रखना चाहिए। बालू अगर सैंड, देखिए यहाँ पे एग्रीगेट पूछा है, एग्रीगेट में हमारा गिट्टी आ जाएगा, बालू आ जाएगा, ग्रेवल आ जाएगा, कई चीज़ें आएंगी, सबको अलग अलग करके आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको 2 से 3 पेज में लिखें, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस साइड एग्रीगेट का भंडारण हो गया। अब रिबाउंड हैमर टेस्ट, देखिए एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। आपके जो सिलेबस में है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, जिसमें एक रिबाउंड हैमर टेस्ट भी आता है। रिबाउंड हैमर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है। एक टेस्ट और नाम हमको फिलहाल नहीं याद आ रहा, उसको आप बुक से देख लीजिए, फिर हमारे प्रीवियस लेक्चर जब देखेंगे आपको वहाँ पे देखने को वो मिल जाएगा क्या होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए। रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या होता है, चलिए इसकी बात करते हैं। एक हैमर की तरह क्या होता है, एक नोजल की तरह होता है, एक हैमर होता है, हमारा जानते हैं ना हथौड़ा, उसी तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे क्या हुआ, हमारे भवन बिल्डिंग बन गई और हमको कॉलम की स्ट्रेंथ चेक करनी, कॉलम हमारी बन गई, कॉलम की स्ट्रेंथ चेक करनी है कि कितने स्ट्रेंथ का है कॉलम, तो उसके लिए क्या करते हैं हम इस टेस्ट का यूज करते हैं। एक हैमर की तरह वो होता है, उसमें एक नोजल लगा होता है, नोजल क्या करते हैं ऐसे रखते हैं, उस पर क्या करते हैं ऐसे रखेंगे, उस पर क्या करेंगे, उस हैमर में क्या करते हैं एक जैसे सिरिंज होती है ना, जो इंजेक्शन, उसी तरह से क्या होता है, कुछ हमने देखा नहीं है, जो चीज़ हम जान रहे हैं वही बता रहे हैं, ठीक है। उसको खींचते हैं, उसका छोड़ देते हैं, तो उसमें कुछ रीडिंग बन के आती है। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें रीडिंग बन के आती है, उस पर कहते हैं हैमर। हैमर मतलब क्या, हथौड़ा मतलब मारने वाली चीज़ ना, तो उस पर कहते हैं हम इम्पैक्ट देते हैं, सडन इम्पैक्ट देते हैं। तो उस इम्पैक्ट से क्या होता है, उस पर लोड काउंट करके आता है कि इतना इसके स्ट्रेंथ है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लगी होती है साइड में, उसका हम इसका कम्युनिटी में एक फिगर डाल देंगे, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए क्या क्या होता है रिबाउंड हैमर, ठीक है। तो वहाँ से क्या करते हैं हम उसको स्ट्रेंथ चेक करते हैं कॉलम की। क्या होता है, कॉलम की स्ट्रेंथ जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे खुरदुरी सतह नहीं, एकदम प्लेन सतह होनी चाहिए। जो भी जिस चीज़ का भी स्ट्रेंथ रिबाउंड हैमर के थ्रू चेक करते हैं वो प्लेन एकदम होनी चाहिए, उसकी सतह जो वो प्लेन होनी चाहिए, तब वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट, इस तरह से कुछ करते हैं। इसको आप फिगर आप बुक में देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी फिगर के माध्यम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है एक क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग और ट्रॉलिंग। चलिए बात करते हैं।
5वें का दूसरा, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, ट्रॉलिंग, क्या ट्रॉलिंग, 3 चीज़। जब भी हम कोई फिनिशिंग तैयार करते हैं, जैसे ये दीवार है, दीवार बन गई, अब क्या करना, इस पर हमको प्लास्टर करके इसको फिनिश करना। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर मोर्टार को मारते हैं। देखते हैं आप, मोर्टार मारते हैं, इतना 12 mm को प्लास्टर करना रहता है हमको, तो उसके 14, 15, 16, 20 mm तक क्या करते हैं, मसाला उसमें फेंकते हैं, मोर्टार जो होता है उसमें फेंकते हैं। फिर क्या करते हैं, आप देखते हैं कि मिस्त्री जो होता है उसके पास एक लकड़ी का औजार होता है, जिससे क्या करता है, वो ऐसे मसाले को खींच खींच के क्या करता है, वो बराबर करता है। वो क्या होगा, वो हमारा स्क्रीडिंग होता है, मतलब बड़े बड़े जो क्या कहता है, हम जब भी हम फिनिशिंग वर्क करते हैं, ये तीनों चीज़ें फिनिशिंग में काम आती है। जब भी हम फिनिशिंग वर्क करते हैं तो वहाँ पे हमको जितना आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा आवश्यकता का हम डेप्थ का क्या करते हैं, मोर्टार डालते हैं। फिर उस मोर्टार का करते हैं हम एक जो हमारी डेप्थ होती है, जितनी आवश्यकता होती है रिक्वायर्ड डेप्थ पे हम लेके आते हैं, वो प्रक्रिया क्या करती है, स्क्रीडिंग कहलाती है। उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, स्क्रीडिंग कहते हैं। ट्रॉलिंग क्या होता है, उस पर कोई मतलब कि कोई ऐसा पदार्थ रहेगा जो बड़ा है, जो हानिकारक है, मतलब कि जैसे पॉलीथीन रहेगी, कोई गिट्टी अगर नीचे हम बना रहे हैं तो कोई गिट्टी रहेगी ऊँची निकली हुई है, वो उसको निकाल देना, वो क्या करता है, ट्रॉलिंग कहलाता है। फिर क्या होता है, वो फ्लोटिंग कहलाता है, वो फ्लोटिंग कहलाता है। जो फ्लोटिंग मटेरियल्स होते हैं, जो ऊपर पड़े हुए वेस्ट मटेरियल पड़े हुए हैं, खराब चीज़ें, वो चीज़ क्या करना, उसको हटाना, फ्लोटिंग होता है। ट्रॉलिंग क्या होता है, ट्रॉलिंग मतलब एकदम उसको देखते हैं ना, सरफेस कभी क्या करते हैं उस पर देखते हैं आप, एक औजार होता है जिसकी तरह बहुत पतला पत्ती का होता है, ऊपर एक लकड़ी का वो बनाते हैं, जिससे क्या करते हैं उसको चलाते हैं, उससे कहते हैं देखते हैं एकदम आप शाइनिंग आ जाती है, क्या कहते हैं उसमें शाइनिंग आ जाती है, दीवार में आपके जो भी होता है उस पर शाइनिंग आ जाती है। वो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, हमारी ट्रॉलिंग कहलाती है। ठीक है, ये तीनों प्रक्रिया होती है, क्या, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग और ट्रॉलिंग, तीनों चीज़ें ये होती हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंक्रीटिंग की विशेष परिस्थितियों में वाइब्रेटर का चुनाव कीजिए। अब वाइब्रेटर कई प्रकार के होते हैं, निडिल वाइब्रेटर होता है, प्लेट वाइब्रेटर होता है, और कई तरह के वाइब्रेटर होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, वाइब्रेटर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से बताया गया है, नोट्स भी आपके सभी के पास अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको सभी को बता देते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को बता देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप लास्ट एडमिक्सचर जो चैप्टर है, एडमिक्सचर पढ़ लीजिए, वहाँ से आता है एयर इन ट्रेनिंग। ठीक है, एयर इन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ये आया ना, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे एयर इन ट्रेनिंग आ जाएगा। और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आ जाएगा आपका, बताते हैं, क्योरिंग आ जाएगा, फ्रीजिंग आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके वहाँ से आ सकती है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आप सभी के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है प्रत्येक चैप्टर से। ठीक है, स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं और बात करते हैं आपसे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट के लाभ क्या, कंक्रीट की हानियाँ क्या है, ये 2 चीज़ हैं बस इसमें, बाकी सीमेंट के बारे में कभी नहीं है। एक चीज़ होता है कि अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट का क्या उपयोग है। ठीक है, अन्य पदार्थों की तुलना में कंक्रीट का क्या उपयोग, हम कंक्रीट ही क्यों यूज करते हैं अन्य पदार्थों की तुलना में, ये चीज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट क्या होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं, बात करते हैं, सबसे पहला आप हेडिंग लीजिए, सबसे पहला पॉइंट, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट में आपका तीनों आ जाएगा। ठीक है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट,
और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है एग्रीगेट। एग्रीगेट से क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट ना। क्लासिफिकेशन में आपके कई प्रकार के, जैसे पहला आपका जियोलॉजिकल ओरिजिन की बेसिस पे, एक हमारा होगा नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। फिर इसी तरह से आ जाता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और मिक्स इन एग्रीगेट। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप, इसमें राउंडेड एग्रीगेट हो गया हमारा, एंगुलर, फ्लैकी, एलोंगेटेड, ठीक है, ये और इरेगुलर शेप, ये होगा शेप के आधार पे। फिर बात करते हैं अगर हम बेस्ड ऑन यूनिट बेस, हैवी यूनिट वेट, नॉर्मल यूनिट वेट और लाइट यूनिट वेट, ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग जितने भी हैं। इसमें कुछ टेस्ट पे जैसे एब्रेशन वैल्यू, एग्रीगेट के लिए एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करते हैं, फिर इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्रशिंग वैल्यू हो गया, बल्किंग ऑफ सैंड आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। बल्किंग ऑफ सैंड पढ़ लीजिएगा। डिलीटेरियस मटेरियल इन एग्रीगेट, छोटे छोटे टॉपिक है। डिलीटेरियस मटेरियल इन एग्रीगेट, मतलब कि लावा की क्षतिकर पदार्थ। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आता है। एक आता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, और बल्क डेंसिटी लिखने के लिए आता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। पोरोसिटी, फिर वाटर ऑब्जर्प्शन है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, आप देख लीजिए। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, पुअर ग्रेडेड एग्रीगेट जिसको यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट बोल देते हैं, वन साइज ग्रेडेड एग्रीगेट, कैप ग्रेडेड एग्रीगेट, इन तीनों के बारे में पढ़िए। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। जल की अशुद्धियों वाला आप फिर से पढ़ लीजिएगा। WC रेशियो, तो 3 पेज का चैप्टर इसका पढ़ लीजिएगा। WC रेशियो और क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में आपका आ जाता है कि दो तरह का होता है, एक प्लास्टिक स्टेट होता है और एक हार्डनेस, हार्ड एंड स्टेट, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। वर्कबिलिटी तो फिक्स है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वर्कबिलिटी से कंफर्म में क्वेश्चन आना है। वर्केबिलिटी, इस पर आप जितना स्टार मार्क चाहिए लगा सकते हैं, चाहे जितना स्टार मार्क लगा लीजिए। और फिर ये क्लासिफिकेशन भी लगा लीजिए, स्टार मार्क फिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लगा सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। WC रेशियो आप स्टार मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। वर्कबिलिटी में केवल वर्कबिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए जो टेस्ट होते हैं उसको आप पढ़ लीजिए। 3 टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, स्लम टेस्ट, वी कंसिस्टेंट, कॉम्पैक्शन फैक्टर, ये 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं हम
आप एक चीज़ पढ़ लीजिएगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, मतलब कि क्यूब स्ट्रेंथ टेस्ट, क्यूब टेस्ट पढ़ लीजिए आप, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद करने के लिए। क्यूब टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फिक्स है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, स्टार मार्क इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि आ सकता है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन पढ़ लीजिएगा। कंक्रीट मिक्स डिजाइन, दो है, एक नॉमिनल मिक्स है और एक डिजाइन मिक्स है, दोनों पढ़ लीजिएगा। और इससे भी क्वेश्चन आता है कि मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स के जो प्रोपोर्शनिंग के मेथड्स होते हैं, जैसे मिनिमम वाइड्स मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी एडमिक्चर, एयर इन ट्रेनिंग, फिर कोल्ड वेदर कंक्रीट, हॉट वेदर इन कंक्रीट, कई टाइप्स के फाइबर कंक्रीट हो गया, कई टाइप्स के कंक्रीट है, टाइप ऑफ कंक्रीट, ठीक है। लास्ट के चैप्टर्स में टाइप्स ऑफ कंक्रीट, जितने प्रकार के कंक्रीट है आप उसको पढ़ लीजिएगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पढ़ लीजिएगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, इसको आप स्टार मार्क कीजिए। टाइप्स ऑफ कंक्रीट को एक दो जरूर आ जाएगा, एयर इन ट्रेनिंग भी स्टार मार्क कर लीजिए। और एक चैप्टर और आपका छूट रहा है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑपरेशंस, संक्रियाएं, ऑपरेशंस इन कंक्रीटिंग वर्क, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, कंक्रीट को ले आते हैं, बैचिंग करते हैं, बैचिंग करने के बाद क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद बिछाते हैं, ठीक है। ये सारी जितने भी ऑपरेशन हैं इनको आप पढ़िए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो स्टार मार्क लगा है इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आने ही आने होते हैं, ठीक है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन भी कर लीजिए आप, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी जितना हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का किस टॉपिक पर इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।